2024 की सियासी लड़ाई के काउंटडाउन में थोड़ा सा ही समय शेष है। दिल्ली की सियासत पर किसका कब्जा होगा, कौन बाजी मारेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव में धर्म और जाति और परिवारवाद ही सबसे बड़े मुद्दों में से एक जरूर होंगे। हम इतने दावे के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको पटना के गांधी मैदान से आई एक तस्वीर देखनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तैयार हुए गठबंधन INDIA की पटना में आज पहली महारैली हुई। ये उसी की तस्वीरें हैं। उस रैली का जनविश्वास महारैली नाम रखा गया था। इस रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव थे, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहां पहुंचे, तो सीताराम येचुरी समेत गठबंधन के कुछ और नेता भी यहां मौजूद रहे। तस्वीरों में आप रैली का पूरा मजमून देख सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इस रैली के दौरान जब लालू प्रसाद यादव का मौका आया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सीधा धर्म वाला अटैक किया। लालू ने साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी तो हिंदू ही नहीं है। तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि 2024 की लड़ाई मोदी के धर्म पर आई, और कहें तो नरेंद्र मोदी की जाति उनके धर्म वाली लड़ाई ऐसा लगता है कि ये रुकने वाली नहीं है, बल्कि इसे विपक्ष और आगे लेकर जाएगा। कुछ दिनों पहले आपने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी सुना था, जिसमें वो नरेंद्र मोदी पर ओबीसी न होने का आरोप लगा रहे थे, और ये बात वो अपनी कई जनसभाओं में दोहरा चुके हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव मोदी पर ओबीसी वाला और जातिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे है जाति वाला वोट का गणित। अगर उसे साथ दिया तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। अब जरा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बिहार का जो जातिगत समीकरण है उसको आप देखिए। 81.99% हिंदू हैं, मुस्लिम है 17% और अन्य 1% है। अब इसमें ओबीसी और दलित का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 66% के आसपास बनता है, और यही महत्वपूर्ण है। इसमें 66% के करीब जो ओबीसी और अन्य पिछड़ों के साथ साथ दलितों के साथ अगर 17% मुस्लिमों को एक साथ साध लिया गया तो बिहार में बीजेपी की 40 सीटों पर बड़ा असर डाला जा सकता है। लालू प्रसाद यादव इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए वो नरेंद्र मोदी पर जाति वाला प्रहार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी के अश्वमेध घोड़े को रोकना है तो सबसे बड़ा हमला नरेंद्र मोदी पर ही बोलना पड़ेगा। लिहाजा लालू प्रसाद यादव की जुबान पर अधिकतर समय नरेंद्र मोदी ही रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर कब्जे के लिए तैयार रहिए। दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बारो लोग ना, हाथ उठाकर बताओ जब तैयार बनेगा। उठाए रहिए जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो
नरेंद्र मोदी। इसके बाद बिहार की राजनीति के चाणक्य लालू प्रसाद से लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने विपक्ष के खिलाफ नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हथियार यानी कि परिवारवाद को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा करते समय लालू यादव तो कई बार संसदीय मर्यादा को भी लांघ गए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। बोलते परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर जो बात कही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार रैली के दौरान किए गए परिवारवाद वाले प्रहार की प्रतिक्रिया थी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने लालू एंड परिवार पर परिवारवाद के पोषण के आरोप लगाए थे। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। और 2024 की लड़ाई में आज विपक्ष की तरफ से जो बड़ी बात देखने को मिली, उसमें विपक्ष ने मोदी के खिलाफ कब्जे का जो प्लान बनाया है, उसमें 3 मुख्य बिंदु नजर आए। पहला, मोदी के खिलाफ हमला, दूसरा, मोदी के बयान को ही हथियार बनाना, और तीसरा, स्थानीय मुद्दों पर वार करना, उसके आधार पर मोदी सरकार को घेरना। आज ये तीनों ही बातें पटना की जनविश्वास रैली में स्पष्ट दिखाई दी। लालू प्रसाद यादव ने मोदी के खिलाफ हमला किया, उन्होंने परिवारवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला, मोदी पर भी शब्द बाण चलाए, और तीसरे नंबर पर स्थानीय मुद्दे के तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। यहां भी लालू से लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला जावा लगा, कोई कुछ। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके? क्या दिन में पेट को उभरा रहे हैं, इधर तक देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा। माननीय नीतीश कुमार जी यू टर्न जो लिए हैं, समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंश्योरेंस और बीमा करा लेना चाहिए। अब मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं,
अब हम यही रहेंगे आजीवन। तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? तो लालू और तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर जाति से लेकर परिवारवाद वाले मसलों पर वार किया और उसी क्रम में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने नफरत को भी जोड़ दिया। कहा, हम मोहब्बत की दुकान वाले हैं और वो नफरत फैलाते हैं। तो दूसरी तरफ देश के 73% पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा वाले आरोपों का बाण भी चलाया। इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50%। 50%। दलितों की कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8%। कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73% और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। राहुल गांधी के बाद जनविश्वास रैली में आस से भरे हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आए। उनकी जुबान पर बिहार और उत्तर प्रदेश की 120 सीटें रहीं। उन्होंने साफ किया कि बिहार और यूपी की 120 सीटें जिताओ और बीजेपी हटाओ। चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? सियासत के हर धुरंधर को यह मालूम है कि अगर लोकसभा चुनाव में बेड़ा पार कराना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी जीत हासिल करनी ही होगी। हम आपको साल 2019 और कुछ दिनों पहले जी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाते हैं। आपके सामने बिहार और यूपी दोनों ही जगहों के आंकड़े हम रखते हैं, जिनके साथ जी न्यूज का मौजूदा समय का ओपिनियन पोल उसके आंकड़े भी आपको बताते हैं। क्या है इन आंकड़ों में, जरा इसको आप समझिए। बिहार में कुल सीटें 40 और यूपी में कुल सीटें 80। 2019 के नतीजे, एनडीए को 39 सीटें मिली बिहार की, 1 सीट गठबंधन के खाते में गई थी। यह बिहार का डेटा है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि अभी भी एनडीए के लिए लगभग वही स्थिति है। हालांकि आईएनडीआईए गठबंधन थोड़ा बेहतर कर सकता है, उन्हें 3 सीटें और एनडीए को 37 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह नतीजे जो 2019 के हैं वो उत्तर प्रदेश के अगर आप देखेंगे तो 64 सीटें एनडीए को मिली थी, आईएनडीआईए को 6 सीटें मिली थी। और इसको आप इस तरह से देखिए, हम पुराने गठबंधन के आधार पर ये बता रहे हैं क्योंकि तब भी यहां महागठबंधन वर्क कर रहा था। और अब ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि एनडीए को उत्तर प्रदेश में 78 सीटें मिल सकती हैं और मौजूदा गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि नुकसान पहले के मुकाबले गठबंधन को हो सकता है। तो मोदी के खिलाफ विपक्ष ने कब्जे का प्लान तो बनाया है, बनाना भी चाहिए, लेकिन यह प्लान कितना कामयाब होगा और इस प्लान के कामयाब होने की कितने फीसद उम्मीद है, तो इसको समझने के लिए विपक्ष की चुनौतियों को भी आपको समझना पड़ेगा। कैसे, उसे समझने की आप कोशिश कीजिए। 27 फरवरी तारीख 27 फरवरी यानी चंद दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। चुनाव में बीजेपी को 8 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी, जीत मिली। समाजवादी पार्टी के पास तीसरी सीट के लिए पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद उसे सिर्फ 2 सीटें ही मिली और बीजेपी को 8 सीटें मिल गई। इसके पीछे मुख्य कारण था समाजवादी पार्टी में हुई टूट। अखिलेश के 7 विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि एक ने तो वोट ही नहीं दिया। अखिलेश यादव ये कहते रह गए और 7 विधायक निकल गए और बीजेपी ने राज्यसभा के इस चुनाव में बाजी मार दी।
इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ और इसमें भी कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल था, उससे ज्यादा था जितना चाहिए था, लेकिन बाजी बीजेपी ने मारी क्योंकि वहां भी कांग्रेस के 6 विधायक टूट गए। हालांकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बीजेपी में जाने की अटकलें जरूर हैं। इसी तरह बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक INDIA गठबंधन के 7 विधायक एनडीए में शामिल हो चुके हैं और इनमें 5 आरजेडी के हैं और 2 विधायक कांग्रेस के भी हैं और वहां और भी विधायकों के एनडीए में जाने की अटकलें अभी जारी हैं। इसी तरह आपको यह भी याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी लगातार नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस वाला तमगा हटा दिया है, पंजा हटा दिया है और इसके क्या मायने हैं यह आसानी से समझा जा सकता है। वहां के बागी विधायक ये कह रहे हैं कि टूट अभी बाकी है। पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि 23 वर्ष में कोई भी व्यक्ति मेरे पास है, जाति धर्म मजहब पार्टी से ऊपर उसकी सेवा करी है और जरूरतमंद लोगों का लिए सहारा बनकर हम लोग खड़े हुए हैं और प्रदेश जानता है कि हमारा काम क्या है। और जितने भी विधायक आज यहाँ पर बैठे हैं ये सब इससे परेशान होकर बैठे हैं और हमने हाईकमान को कहा था कि तुरंत हिमाचल प्रदेश को बचाना है तो इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री को हटा के किसी भी व्यक्ति को बना दीजिए, परंतु हाईकमान के कान में कोई जूं तक नहीं रहेगी। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जैसे पूरे देश में ताश की पत्तों की तरह कांग्रेस बिखर रही है, आज हिमाचल प्रदेश में भी ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। Zee News.